अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होते हैं मैथ्स मेजरमेंट्स के लिए वे करने के लिए, उसमें से हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स के बारे में, बीम बैलेंस, लीवर बैलेंस, फिजिकल बैलेंस एंड डिजिटल बैलेंस। पहले हम पार्ट्स के बारे में बताते हैं। पार्ट्स या स्टैंडर्ड एक बर्तन यूज़ करते थे, उससे वो ग्रेन को और इस तरह की चीज़ों को जो वो कंपेयर करके वही कर लेते थे। लेकिन उस ज़माने में रोमन में और ग्रीक में हमने बीम बैलेंस पे यूज़ करते हैं। बीम बैलेंस में हमारे पास एक बीम होता है हॉरिजॉन्टली, उसको हमने बैलेंस करना होता है। दो पैन्स होते हैं, एक पैन्स में हम जो है अननोन मैथ जिसको हम वे करना चाहते हैं वो डालते हैं और सेकंड में हम स्टैंडर्ड मैथ डालते हैं और बीम को हम हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो हम अननोन मैथ को वे कर लेते हैं। बीम बैलेंस में हमने बीम को हॉरिजॉन्टल करना होता है, लेकिन लीवर बैलेंस में आमतौर पे आपने देखा होगा स्वीट शॉप्स पे होता है, ग्रोसर्स के पास होता है। इसमें हम एक लीवर यूज़ करते हैं। एक्चुअली एक में हम अननोन मैथ्स रखते हैं और एक में हम नॉन स्टैंडर्ड मैथ्स, और लीवर को हम 0 पोजीशन पे सेट कर लेते हैं। तीसरा हम गिवन अमाउंट को वे कर लेते हैं। ओके, हम लैब में जो यूज़ करते हैं फिज़िक्स लैब में, उसको हम फिज़िकल बैलेंस कहते हैं। इसमें एक बीम होता है जिसको हमने फरकम के साथ सपोर्ट किया होता है और यहाँ पे आपके पास बैलेंसिंग में सिकरी होते हैं, स्ट्रिप होते हैं, पॉइंटेड एंड्स होते हैं जिसके ऊपर हमने दोनों पैंस को बैलेंस किया होता है। इसके जो पैंस होते हैं ये प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है रेस्टिंग पोजीशन में रखते हैं। इसके अलावा यहाँ हमारे पास लेवलिंग सिकरी हुए हैं और साथ हमने प्लम लाइन की हुई है, ठीक है, और दो पैंस हैं। और आप देखेंगे जो स्केल हमारे पास है पॉइंटर का, उसमें हमने इसको जो पॉइंटर है इसको 0 पे एडजस्ट करना होता है। तो ये पैंस इसमें होते हैं, प्लेटफॉर्म होता है, इसमें लेवलिंग स्क्रू होते हैं, हुक होते हैं जिसके साथ हमने अटैच किया होता है, बैलेंसिंग स्क्रू होते हैं और बीम होता है जिसको हमने बैलेंस करना होता है। जब हम इसे वे करना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो सबसे पहले हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले हम प्लम लाइन को बैलेंस करते हैं कि ये बिल्कुल वर्टिकल हो। तो उसके लिए हमारे पास ये बैलेंसिंग स्क्रू है, इनको हम अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करके प्लम लाइन को जस्ट वर्टिकल करते हैं। तो इससे हमारे पास जो प्लेटफॉर्म होता है वो हॉरिजॉन्टली सेट हो जाता है। इसके बाद हम इसको ये अरेस्टिंग नाप जो है इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो ये जो पैड्स हैं ये प्लेटफॉर्म से रेस कर जाते हैं। और हम देखते हैं कि इस केस में पॉइंटर की पोजीशन जो है वो 0 पे होनी चाहिए। अगर 0 पे पोजीशन नहीं आती तो ये लेवलिंग जो बैलेंसिंग स्क्रू हैं यहाँ पे, इनको हम इनवर्ड और आउटवर्ड मूव करते हैं। लेकिन इससे पहले हम इनको जो पैड्स हैं उनको रेस्टिंग पोजीशन में लाते हैं, फिर स्लोली इसको रेस करते हैं रेस्टिंग नॉब से। अगर पॉइंटर 0 पे आ जाए तो इट इज़ अ बैलेंस। नाउ इट इज़ रेडी टू टेक रीडिंग। तो आप रीडिंग लेने के लिए हम इस तरह करते हैं कि लेफ्ट हैंड पैड पे हम जो अननोन मैथ्स है जिसको हम वे करना चाहते हैं उसको प्लेस करते हैं, और राइट हैंड पैड पे हम स्टैंडर्ड मैथ्स पुट करते हैं। लेकिन पुट करने से पहले वही बात है कि हम पहले रेस्टिंग नाव को काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेंगे और पैड्स को रेस्टिंग पोजीशन में रखेंगे। उसके बाद हम अननोन मैथ्स पुट करने के बाद और नोन इसको रेस करेंगे, रेस्टिंग नाव को क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ये रेस हो जाएगा और हम पॉइंटर की पोजीशन नोट करेंगे। अगर ये पॉइंटर की पोजीशन 0 नहीं आ रही तो हम देखते हैं कि ये किस साइड पे जा रहा है। अगर ये राइट हैंड साइड पे पॉइंटर की पोजीशन है तो इसका मतलब ये है कि जो हमने स्टैंडर्ड मैथ्स पुट किया है उसका मैथ्स कम है और अननोन मैथ्स ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा इनको रेस्टिंग पोजीशन में लेके आएंगे और इस पैन में मज़ीद वेट ऐड करेंगे। फिर उसके बाद दोबारा इसको रेस्टिंग नाव को रोटेट करके इसको रेस करेंगे और पॉइंटर की पोजीशन नोट करेंगे। ये प्रैक्टिस हम उस वक्त तक करते रहेंगे, रेस करेंगे, रेस्टिंग पोजीशन में लाएंगे, वेट ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे। जब हम इसको रेस करें तो पॉइंटर 0 पोजीशन पे आ जाए। जब पॉइंटर 0 पोजीशन पे आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि हमने अननोन मैथ्स को वे कर लिया। उसके बाद हम इनको रेस्टिंग पोजीशन में रखेंगे और इसमें से जो पैन में से वेट हैं 1 बाय 1 रिमूव करेंगे। उन सब को हम ऐड करके देखेंगे वो हमारे पास मैथ्स आ जाएगा अननोन बॉडी का। हमने देखा है कि फिजिकल बैलेंस जो है वो स्टूडेंट्स से हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, वो बहुत सेंसिटिव होती है और रीडिंग जो है वो ठीक नहीं आती। इसलिए आज का जो हम लैब में यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है।
इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी है, इसमें हमारे पास देखें एक डिस्क होती है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि जस्ट ब्रीदिंग से भी इसकी रीडिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको ग्लास कवर में रखते हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहा है डिस्क, इसके ऊपर हम अननोन मैथ्स रखते हैं वे करने के लिए, और यहाँ पे स्केल आता है। हमारे पास डिफरेंट रेंज की होती हैं, इस पर डिपेंड करता है कि किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ये बैलेंस जो होती हैं इनका मिनिमम रेंज भी इनके ऊपर लिखा होता है और मैक्सिमम कितनी इनकी कैपेसिटी है वे करने की वो भी मैंशन होती है। तो कुछ ग्राम्स में होती हैं, कुछ किलोग्राम्स में होती हैं और मिलीग्राम्स में भी होते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास लीस्ट काउंट होता है। तो यूनिट्स भी इनके साथ आमतौर पे होते हैं कि हम यूनिट की सिलेक्शंस भी कर लेते हैं कि हम कैरेट्स में मेजर करना चाहते हैं, ओंस में मेजर करना चाहते हैं या ग्राम्स में। तो जनरली हम ऐसा सिस्टम यूज़ करते हैं तो इसलिए यूनिट को हमेशा हम ग्राम्स पे सेट करते हैं। उसके बाद इसमें एक ज़ीरो एरर होता है, ज़ीरो होता है एडजस्टमेंट, कि हमारे पास अगर ये रीडिंग शो कर रहा है, यहाँ पे डिजिट आ रहे हैं तो हम ज़ीरो को प्रेस करते हैं तो डिजिट जो है वो 000 हो जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो वे करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को उसको इस डिस्क के ऊपर रख देते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ उसकी रीडिंग्स आ जाती हैं ग्राम्स में, जो भी यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं तो हम ईजिली जो है मेजर कर लेते हैं इसमें से रीडिंग्स। Okay students, we have discussed about beam balance, lever balance, physical balance as well as electronic balance. Now we see which one is a more accurate balance. In this case we consider the coin which is a 3.2 grams. We are weighing with the physical balance, electronic balance and see that which is giving the more accurate readings. It depends upon the least count of the instrument. Let's say when we measuring by beam balance, the reading come out, suppose least count is 0.1 grams and it is can measure 1 gram up to 1 gram accurately. And second is हमारे पास जो है फिजिकल बैलेंस, उसका लीस्ट काउंट जो है 0.01 ग्राम्स है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हम बीम बैलेंस से मेजर करेंगे तो हमारे पास इतनी एक्यूरेट रीडिंग्स नहीं आएंगी जितनी हम फिजिकल बैलेंस से मेजर करते हैं। लेकिन जब हम मेजर करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीग्राम है, या इसको हम कह सकते हैं लीस्ट काउंट 0.001 ग्राम्स। तो इससे भी उस कॉइन को वे करेंगे तो आप बता सकते हैं कि इसमें से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग कौन देगा। ज़ाहिर है ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग उसी इंस्ट्रूमेंट से आएंगी जिसका लीस्ट काउंट कम से कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि कॉइन को जब हम वे करना चाहते हैं तो सबसे एक्यूरेट रीडिंग जो हमारे पास आते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का लीस्ट काउंट जो है वो 0.001 ग्राम्स है, तो वो ज़्यादा मोर एक्यूरेट रीडिंग देगा। Okay students, now we discuss about the time measuring instruments. In this case we use stopwatch. Stopwatch is an instrument which is used to measure the particular instant or event or interval of time. So it have a knob and scales. One is a small scale and second one is a big scale. The knob function of knob is that it is pressed first time, then it start moving. When we press it second time, it stop. And when you press it third time, it is reset to original position. Now it have two scale. First is a outer scale which is a 30 second. It means that when this big needle cover one round trip, it is covered 30 second, and it is represented by the small needle on the second die, on the small die. And when it completed one round trip, then we count first. We are taking direct reading, and each second is divided into 10 100 equal parts. It means that it have measure up to 0.1 second or 1/10 of seconds correctly. So it is least count is 0.1 second. And for functioning, first we press first time, then it start moving, then we press second time, it is taking reading, then when we press third time, it reset itself. स्टूडेंट जब हम मैकेनिकल स्टॉपवॉच से रीडिंग्स लेते हैं तो बच्चे जो हैं उसको प्रेस करने में थोड़ा सा टाइम लैप्स आ जाता है, ऑन करने में, ऑफ करने में, इसलिए एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो जनरली हम लैब में यूज़ करते हैं डिजिटल वॉच। एक तो ये कि डिजिटल वॉच की जो लीस्ट काउंट है वो 0.001 सेकंड तक है, 0.01 डिफरेंट स्टॉप वॉच है होता है, और उसमें भी बटन्स होते हैं। इसको हम फर्स्ट टाइम प्रेस करते हैं तो ये स्टार्ट रीडिंग जो आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, टाइम नोट करना शुरू कर देता है। जब हम सेकंड टाइम इसको प्रेस करते हैं तो ये
वहीं पे स्टॉप हो जाता है। जो टाइम्स होते हैं हम डायरेक्ट डिजिट में देख लेते हैं। जब हम थर्ड टाइम इसको सेंट्रल बटन को प्रेस करते हैं तो ये दोबारा 0 पे आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन 9th क्लास फिजिक्स यूनिट 1। वी वर today discussing about the measuring cylinder, which is used for the measuring of volume of the liquid as well as the powder substance. Is also used for the measurements of volume of the irregular shaped bodies. Now it consists of a transparent glass or plastic cylinder on which we are calibrated the millimeter scale. The capacity of these cylinders are 100 milliliter to 2500 milliliter used for the different purpose. As you can see on the page 1.9 figures that in this case, first of all, how can we replace the cylinder? Cylinder is always vertical. It is placed vertically, and whenever you are taking reading, you are just taking इन दी लेवल। हम देखते हैं बच्चों कि इसमें जब हम लिक्विड की रीडिंग्स लेते हैं तो इसमें आपको 2 मिनस्केस, फर्स्ट तो हमने ये करना है कि इसको सिलेंडर को वर्टिकल रखना है, ठीक है। दूसरा ये है कि जब हम देखते हैं तो इसमें 2 मिनस्केस आपको नज़र आ रही हैं, एक लोअर मिनस्केस और एक अपर मिनस्केस। जब ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स हम लेते हैं तो इसमें हम लोअर मिनस्केस लेते हैं। कैसे लेते हैं कि आप अपनी आई को जो लेवल है वो बिल्कुल आपने लोअर मिनस्केस के साथ फिक्स करना है और उसकी रीडिंग नोट कर लेनी है, ठीक है। अगर हम अबव देखते हैं तो हमारे पास रीडिंग ज़्यादा आती हैं, और अगर हम बिलो दी मिनस्केस देखते हैं तो हमारे पास रीडिंग जो है वो गिवन रीडिंग से जो एक्चुअल रीडिंग्स हैं उससे कम आते हैं। इसलिए हमेशा अपनी आइस का लेवल जो है वो आपने लोअर मिनस्केस पे रखना है। लेकिन जैसे हम मर्करी लेते हैं नॉन ट्रांसपेरेंट ओपेक टू लाइट, तो उसमें हम अपर मिनस्केस को देखते हैं, उसके साथ उसकी वॉल्यूम की रीडिंग्स ले लेते हैं। सेकेंडली हम यूज़ करते हैं कि रेगुलर शेप का वॉल्यूम मालूम करने के लिए, तो उसमें हम फर्स्ट लिक्विड लेते हैं सिलेंडर्स में, उसकी जो भी लोअर मिनस्केस की पोजीशन है उसको नोट कर लेते हैं। फिर हम थ्रेड से टाई करते हैं, जिससे आप स्मॉल स्टोन रेगुलर शेप का ले लें और उसको लोअर डाउन करें कि वो इमर्स्ड हो जाए वाटर में, ठीक है। तो आप देखते हैं कि वाटर लेवल जो है वो रेज हो जाता है। तो जो रेस्ड है फाइनल रीडिंग्स हम ले लेते हैं लोअर मिनस्केस की, और जो इनिशियल हमारे पास रीडिंग्स आई थी और फाइनल में से इनिशियल को जब हम माइनस कर देते हैं तो इरेगुलर शेप का वॉल्यूम आ जाता है। डिस्कस अबाउट दी सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स बता देते हैं जिसमें हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट आपके पास द फैक्टर ऑन विच द एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग क्वांटिटीज डिपेंड। सेकंड द रूल्स हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। थर्ड द रूल्स used for the rounding of final result. सिग्निफिकेंट फिगर्स को शो करते हैं हम, इसमें एक नंबर हम लेते हैं फॉलोड बाय सम सुटेबल यूनिट्स। तो मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट भी होना चाहिए और नंबर भी होना चाहिए। लेकिन जब भी हम मेजरमेंट्स लेते हैं तो हमारी ये होता है कोशिश कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग्स ले सकें। तो एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है? द क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सेकेंड स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर। थर्ड the number of observation taken. For example, let one student taking the reading of the books bar which is 18 centimeter. तो 18 सेंटीमीटर में हम कह सकते हैं कि 1 जो है वो तो एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, लेकिन 8 जो है वो डाउटफुल फिगर्स है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 2 फिगर्स हैं, एक एक्यूरेटली नॉन फिगर है, एक डाउटफुल फिगर है। सेकंड स्टूडेंट जो है वो एक ही इसी बुक की रीडिंग्स ले रहा है मीटर रूल के साथ, लेकिन उसकी रीडिंग्स आ रही हैं 18.4 सेंटीमीटर। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि 18 जो है एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, लेकिन 4 जो है वो डाउटफुल डिजिट है। तो इसमें 3 हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाते हैं, 2 एक्यूरेटली नॉन डिजिट हैं और 3 डाउटफुल डिजिट है। थर्ड स्टूडेंट्स मेजर करते हैं इसी बुक की रीडिंग, जो उसकी रीडिंग आती है 18.425 सेंटीमीटर। वो क्योंकि एक ही रूल से मेजर कर रहा है, मीटर रूल से एक ही बुक है, लेकिन उसकी रीडिंग बहुत डिफरेंट आ जाती है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ 3 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं, एक्यूरेटली नॉन डिजिट 18 और 0.4। 25 जो हैं ये इनसिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि हमारे पास इस पर डिपेंड करता है कि जो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट क्या है। तो हमारे पास मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्यूरेट रीडिंग ले सकते हैं वो 0.4 ले सकते हैं, 25 जब वो हम नहीं ले सकते।
इससे हमारे पास ये आया कि हमारे पास एक सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन आ गई है कि हाउ कैन वी डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर। द एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो रीडिंग्स आते हैं कौन कौन से कैसे हम बता सकते हैं कि वो सिग्निफिकेंट्स हैं। तो जितने भी आपके पास डिजिट हैं 1 से लेकर 9 तक वो सारे सिग्निफिकेंट्स हैं। 0 बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर इज सिग्निफिकेंट। ठीक है। थर्ड रूल ये है कि फाइनल आर एंडिंग 0 ऑन दी राइट इन दी डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल के बाद जो हमारे पास हम बाद में एग्जांपल से भी शो करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। डेसिमल के बाद जितने भी जीरो होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट्स होते हैं। फिर हमारे पास क्या है थर्ड रूल। फोर्थ रूल जो है 0 रिटन ऑन द लेफ्ट साइड फॉर दी स्पेसिंग जो हम लेते हैं डेसिमल से वो जो है इनसिग्निफिकेंट्स होते हैं, नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है। फिफ्थ हमारे पास है इन होल नंबर्स दैट आर इन दी 1 or more 0 without a decimal point, these 0 may or may not be significant. In such cases, it is not clear which zeros serve to। जो हमारे पास होल नंबर्स के बाद ज़ीरो होते हैं उनके बारे में हम सर्टेन नहीं होते कि वो सिग्निफिकेंट्स हैं या नहीं, क्योंकि उनकी ज़ीरो की पोजीशन लोकेट करना जो होता है कि एक्चुअल पार्ट्स कौन सा है मेजरमेंट्स का, उसमें इनसिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और सिग्निफिकेंट भी हो सकते हैं। As we have discussed that digit other than 0 are significant, and example 27 has 2 digit significant digit. If we write 275, it have 3 significant figures. Second, 0 between digit, non-zero digit are significant, such as 2705 has 4 significant digit. Third, final 0 or 0th after decimal are significant, such as 275.00 have 5 significant digit. 0 used to spacing the decimal points are not significant, such as example 0.027. It have only 2 significant figures. 0 are not significant. Another is 0.002070. It have 1, 2, 3, 4 significant figures, but these 3 zeros are insignificant. अब हम आपको बताएंगे कि फाइनल रिजल्ट में हम कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स में शो कर सकते हैं। तो उसमें हम ये करते हैं कि जो ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं उनको हम ड्रॉप ऑफ कर देते हैं। ड्रॉपिंग के लिए हम ये देखते हैं कि जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं वो कौन सा फिगर है। इफ़ इट इज़ लेस देन 5 तो हम उसको विदाउट एडिंग ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है। अगर ड्रॉपिंग फिगर जो है हमारे पास, जिस तरह हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है 1.943, तो इसमें हम जस्ट लिख सकते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1.943 को हम विदाउट एडिंग ड्रॉप कर देंगे। सेकंड ये है कि अगर हम जो ड्रॉपिंग फिगर है इट इज़ ग्रेटर देन 5, तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि एक ऐड करते हैं रिटेन फिगर में और फिर उसके बाद ड्रॉप करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 1.47, जो ड्रॉपिंग फिगर है 7 है, इट इज़ ग्रेटर देन 5, तो हम क्या करेंगे एक 4 में ऐड करेंगे 1.5 और 7 को ड्रॉप कर देंगे। क्वेश्चन उस वक्त राइज होता है कि जब ड्रॉपिंग फिगर जो होता है वो 5 होता है। ठीक है। तो जब 5 होता है तो उस वक्त हम ये देखते हैं, हम रिजल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इवन नंबर में शो करना चाहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो रिटेन फिगर है वो अगर इवन नंबर है तो हम विदाउट एडिंग ड्रॉप कर देते हैं। अगर रिटेन फिगर जो है वो ऑड नंबर है तो उसमें हम एक ऐड करके ड्रॉप करते हैं। जिस तरह हमारे पास है 1.35, तो रिटेन फिगर हमारे पास 3 है, इवन ऑड नंबर है तो हम इसमें एक ऐड करके ड्रॉप करेंगे तो ये 1.4 हो जाएगा। सेकंड हमारे पास है 1.45, तो इसमें रिटेन फिगर जो है वो इवन नंबर है तो हम 5 को विदाउट एडिंग ड्रॉप कर देंगे।